नमस्कार। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। 1919 का अधिनियम। इस 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो 1919 का अधिनियम पारित किया गया था, ये प्रथम विश्व युद्ध में जो परिस्थितियां उभर करके आई थी, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद में क्योंकि भारत में कहीं न कहीं संवैधानिक जो है वो तंत्र को मजबूत करना था, तो उसको दृष्टि में रखते हुए ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये एक्ट पारित किया गया। चेम्सफोर्ड इस समय में भारत के वायसराय थे और मॉन्टेग्यू जो थे वो भारत सचिव के पद पर कार्यरत थे। तो मॉन्टेग्यू ने एक पूरी की पूरी योजना बना करके 1918 के अंदर उन्होंने ब्रिटिश संसद में अपनी एक रिपोर्ट पेश की थी। उस ब्रिटिश संसद में जो रिपोर्ट पेश की गई, उसी रिपोर्ट के आधार पर इस अधिनियम की पृष्ठभूमि तैयार हुई और 1919 के अंदर ये अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भारत में लागू किया गया। तो इस अधिनियम को लागू करने के पीछे जो मुख्य कारण थे, उन मुख्य कारणों के अंदर जो 1914 के बाद में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और उसमें भारतीय जनमानस और भारतीय सैनिकों को युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से शामिल करने के लिए उनको प्रेरित करना था। दूसरा, इस समय में जो भारत में कहीं न कहीं बड़े आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी और भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था, और जैसा हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि भारत में तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा जो होम रूल लीग का गठन किया गया और होम रूल मूवमेंट के नाम से जो आंदोलन चलाया गया, तो धीरे धीरे भारत में स्वशासन की जो मांग थी वो गति पकड़ रही थी। तो इसी स्वशासन की मांग के बीच में ये एक्ट लाया गया और जो 1919 के अधिनियम के नाम से भारत में लागू कर दिया गया। अब सबसे पहले हम इस एक्ट में क्या था, क्या क्या मुख्य बातें इस एक्ट में रखी गई थी, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो इस एक्ट के अंदर जो केंद्रीय सरकार के अंदर परिवर्तन किया गया, क्योंकि केंद्रीय सरकार के अंदर जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया, वो महत्वपूर्ण परिवर्तन जो था वो वायसराय के काउंसिल के सदस्यों की संख्या में विस्तार किया गया और अब सदस्यों की संख्या बढ़ा करके 8 कर दी गई थी और इन 8 सदस्यों में भी 3 सदस्य भारतीय थे। हालांकि जो महत्वपूर्ण विभाग थे, जैसे गृह विभाग है, वित्त विभाग है, रक्षा विभाग है, उन महत्वपूर्ण विभागों को ब्रिटिश जो थे जो ब्रिटिश सदस्य जो होते थे इस काउंसिल में, उन्हीं को दिया जाता था। लेकिन जो कम महत्वपूर्ण विभाग है, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सार्वजनिक निर्माण, इस प्रकार के जो कम महत्वपूर्ण विभाग थे, उनको भारतीयों को दिए जाने का प्रस्ताव इसके अंदर रखा गया। तो इस प्रकार से जो है वो केंद्रीय कार्यकारिणी के अंदर कुछ ये परिवर्तन किया गया। इसके अलावा जो केंद्रीय विधायिका थी, उस केंद्रीय विधायिका को एक सदनीय विधायिका के स्थान पर द्विसदनीय विधायिका के रूप में उस विधायिका को परिवर्तित किया गया। तो द्विसदनीय का मतलब होता था कि इस विधायिका के अंदर अब 2 सदन होंगे, 2 हाउसेज इसके अंदर रखे गए। एक को अपर हाउस कहा गया और एक को लोअर हाउस कहा गया। एक को जो है वो उच्च सदन और दूसरे को निम्न सदन कहा गया। तो ये जो 2 हाउसेज थे, 2 सदन थे, इनके अंदर एक को राज्य परिषद कहा गया और दूसरे को केंद्रीय विधान पालिका के नाम से जाना गया या केंद्रीय विधायिका कहा गया। तो ये जो राज्य परिषद थी, उस राज्य परिषद को उच्च सदन के नाम से भी संबोधित किया जाता था और जो केंद्रीय विधायिका थी उसको निम्न सदन के नाम से संबोधित किया जाने लगा। इस प्रकार से ये जो द्विसदनीय व्यवस्था थी वो यहाँ पर लागू की गई। अब जो ये उच्च सदन था, जिसको हम राज्य परिषद कहते हैं, उनके सदस्यों की संख्या 60 रखी गई। इन 60 सदस्यों में से 34 सदस्य निर्वाचित होते थे और 26 जो सदस्य थे वो वायसराय द्वारा मनोनीत होते थे। मनोनीत सदस्यों में भी 19 शासकीय और 7 जो है वो गैर सरकारी सदस्य थे। चुने हुए सदस्यों में 20 जो थे वो साधारण निर्वाचन क्षेत्रों से और 10 मुसलमानों द्वारा, 3 यूरोपियनों के द्वारा, 1 सिखों के द्वारा चुने जाते थे। तो इस प्रकार से जो है ये 60 सदस्यीय इस सदन का गठन किया गया था।
ये जो सदस्य थे उनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया था। एक और महत्वपूर्ण बात थी कि महिलाओं को इसका सदस्य नियुक्त होने की अनुमति इस एक्ट के अंदर नहीं थी, महिलाओं को इसका अधिकार नहीं दिया गया, और जो मताधिकार था वो भी बहुत ही सीमित रखा गया था। उसमें वार्षिक आय का भी एक कैटेगरी रखी गई थी, यानी 750 रुपये वार्षिक आय जिसकी थी वो ही मताधिकार का प्रयोग कर सकता था। तो कुल मिलाकर के ये दिखने में एक उच्च सदन और केंद्रीय जो है वो राज्य परिषद जरूर गठित की गई थी, लेकिन इसमें मताधिकार का अधिकार भी सीमित रखा गया था। और चुनने की जो प्रक्रिया थी, जैसा कि हमने 1909 के एक्ट में देखा था कि 1909 के अधिनियम के द्वारा जिस प्रकार से मुस्लिमों को अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया, 1919 के अधिनियम में यूरोपियन और सिखों को भी अलग से प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तो कहीं न कहीं इस एक्ट को लाने के पीछे भी, इस तरीके की व्यवस्था देने के पीछे भी जो ब्रिटिश सरकार थी उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो भारत में जो भारतीय समुदाय थे उनके अंदर कहीं न कहीं फूट डालने की राजनीति से ये प्रेरित था। दूसरा, इसका जो निम्न सदन था जिसको हम केंद्रीय विधानसभा या केंद्रीय विधायिका के नाम से जानते हैं, उस निम्न सदन की कुल सदस्य संख्या 145 रखी गई थी, 145। इन 145 में से 104 जो सदस्य थे वो निर्वाचित होते थे और 41 सदस्य जो है वो मनोनीत सदस्य होते थे। 41 जो मनोनीत सदस्य थे उनमें से भी 26 सरकारी और 15 गैर सरकारी सदस्य थे, और निर्वाचित सदस्यों में 52 जो थे वो साधारण निर्वाचनों से आते थे, 30 मुसलमानों के द्वारा चुने जाते थे, 2 सिखों के लिए सुरक्षित स्थान थे, तथा 20 जो है वो विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र थे, अलग तरीके से बनाए गए थे, जिनमें यूरोपियन, जमींदार, भूस्वामी, व्यापारिक वर्ग, उनको उसके अंदर प्रतिनिधित्व देकर के उसको विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया था। अब जहाँ पर हम जो केंद्रीय जो परिषद थी, राज्य परिषद जो थी, उसका जो कार्यकाल 5 वर्ष का होता था, लेकिन ये जो केंद्रीय विधायिका थी या केंद्रीय विधानसभा थी, इसका कार्यकाल 3 वर्ष रखा गया था। तो इस तरीके से अगर हम इनके सदस्य जो 145 मेंबर थे और उनमें जो इलेक्टेड मेंबर थे उनके ऊपर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि कहीं न कहीं कुछ संप्रदायों को, कुछ वर्ग को इसमें रिप्रेजेंटेशन देने का उन्होंने प्रावधान रखा था, उनको कहीं न कहीं प्रतिनिधित्व दिया गया। और इस तरीके से भारत के अंदर कहीं न कहीं ये ऐसी जड़ें जमाना चाहते थे जो आगे जाकर के इस फूट डालो और राज करो की नीति जो है वो कहीं न कहीं इनके उस नीति का दुष्परिणाम आगे जाकर के देखने को मिलता है। और ये कारण था कि धीरे धीरे जो है वो विभिन्न समुदायों में, विभिन्न वर्गों के अंदर मतभेद बढ़ने लगे, और एक सांप्रदायिकता की जो बात थी जिस पर हमने चर्चा विस्तार से की है पिछले वीडियोज में, किस तरीके से भारत में सांप्रदायिकता का उदय हुआ और उसका परिणाम ये हुआ कि भारत को विभाजन का दंश झेलना पड़ा। अब यहाँ पर ये तो इस एक्ट की मुख्य बातें थी कि किस तरीके से उन्होंने केंद्रीय जो सिस्टम था, सेंट्रल जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, उसके अंदर किस प्रकार से उन्होंने चेंजेज किए और किस प्रकार से उन्होंने एक सदन को द्विसदनीय व्यवस्था के रूप में स्थापित किया। अब प्रश्न ये आता है कि इस जो विधायिका का गठन उन्होंने किया था, जिसमें राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा दोनों उच्च और निम्न सदन के रूप में कार्य कर रहे थे, तो इनके गठन तो किया गया, लेकिन इनकी कार्य पद्धति क्या थी, इनको अधिकार क्या दिया गया था, तो उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो ये जो 2 सदन वाली केंद्रीय विधायिका जो नियुक्त की गई थी उसको बहुत सारे विस्तृत अधिकार उन्होंने दिए थे। ये जो विधायिका थी, ये जो द्विसदनीय व्यवस्था थी, ये जो सदन थे, ये पूरे भारत के लिए कानून जो है वो बना सकते थे, कानून को पारित करने का इनको अधिकार दिया गया था। लेकिन जो कानून होता था वो कोई भी कानून किसी भी सदन के द्वारा पारित किया जाता था तो उसमें दूसरे सदन का जो है 2/3 बहुमत लेना आवश्यक था, और दोनों सदन जब उसको 2/3 बहुमत से पारित कर देते थे, उसके बाद में गवर्नर जो था, उस गवर्नर की स्वीकृति के बाद में ही वह कानून का रूप ले सकता था। अब यहाँ पर दिखने में ऐसा लग रहा है कि कुछ कानून पास करने की उन्होंने व्यवस्थाएं दी थी, लेकिन यहाँ पर कानून पास तो कर सकते थे, लेकिन जैसे जो महत्वपूर्ण विषय थे, रक्षा है, वित्त है, विदेशी मामले हैं, इन महत्वपूर्ण विषयों में
केवल और केवल गवर्नर की स्वीकृति के बिना कोई भी कानून पास नहीं कर सकते थे। दूसरा, ब्रिटेन के क्राउन की अनुमति से गवर्नर जो है वो किसी भी प्रकार का कानून बिना इन सदस्यों की स्वीकृति प्रदान किए भी कानून पास कर सकता था। इसके अलावा गवर्नर को वीटो पावर दिया गया था। विशेषाधिकार की शक्तियां गवर्नर के पास थी कि गवर्नर चाहे तो किसी भी कानून को स्वीकृत करे और चाहे तो वो किसी भी कानून को अस्वीकृत कर सकता था। तो इस तरीके से जो इन भारतीय सदस्य जो निर्वाचित होकर के जाते थे, गए वहाँ पर, तो उनके द्वारा विभिन्न मांगे और विभिन्न कानून पास करवाने की जब बातें आती थी तो गवर्नर इस बात का ध्यान रखता था कि इसमें ब्रिटिश सरकार का फ़ायदा है या नहीं, तो वो केवल उन्हीं कानूनों को पास करवाने में रुचि दिखाता था जिसमें कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार का कोई ना कोई फ़ायदा होता था या वो विशेष उद्देश्य से उसको पास करते थे। तो इस तरीके से दिखावे के लिए इसमें इस प्रकार की व्यवस्था थी, लेकिन वास्तविकता ये थी कि सारे के सारे जो पावर थे वो ब्रिटिश गवर्नर के अंदर नियुक्त थे और ब्रिटिश गवर्नर जो है वो ब्रिटेन की महारानी के प्रति उत्तरदायी था और वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित कानूनों को ही लागू करता था। तो ये इस एक्ट की जो केंद्रीय व्यवस्था थी उसके ऊपर हमने इस पर चर्चा की। दूसरा जो था, इस एक्ट के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो बात की गई वो बात ये की गई कि इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना की गई और प्रांतों के अंदर स्वायत्त शासन जो स्थापित किया गया वो स्वायत्त शासन जिसको हम द्वैध शासन के नाम से जानते हैं, डायरकी सिस्टम इन द प्रोविंसेस। जो ब्रिटिश भारतीय प्रोविंसेस थे, जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे, उन ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के अंदर द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया। अब ये द्वैध शासन प्रणाली क्या थी? तो इस द्वैध शासन प्रणाली से हमारा जो आशय है वो ये है कि प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया। जो महत्वपूर्ण विषय जो प्रांतों के लिए रखे गए थे उनको दो भागों में विभाजित किया गया। एक को आरक्षित विषय कहा गया और दूसरे को हस्तांतरित विषय कहा गया, यानी रिजर्व्ड सब्जेक्ट एंड ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट। जो आरक्षित विषय थे जिसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लिए गए थे और उन आरक्षित विषयों के अंदर जो महत्वपूर्ण विषय थे वो थे जैसे कि रक्षा है, विदेशी मामले है, वित्त है, राजस्व है, न्याय है, पुलिस है, सिंचाई है, जल मार्ग है, खनन है, बिजली है, कल कारखाने हैं। ये जो सारे विषय थे उन विषयों को आरक्षित विषय के अंदर रखा गया था और इन विषयों को के ऊपर कानून बनाने का जो अधिकार था वो गवर्नर और उसकी काउंसिल को था। तो गवर्नर जो है अपनी काउंसिल की मदद से इन आरक्षित विषयों पर कानून बना सकता था। इसमें भी गवर्नर को जो है बहुत सारे विशेषाधिकार दिए गए थे कि कई बार गवर्नर जो है स्वयं के विवेक से भी इस पर कानून बना सकता था। दूसरा जो इस द्वैध शासन प्रणाली के अंदर दूसरी बात रखी गई थी उसके अंदर हस्तांतरित विषय रखे गए थे, ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट थे। और ये जो हस्तांतरित विषय थे जिसमें शिक्षा है, पुस्तकालय है, संग्रहालय है, स्थानीय स्वशासन है, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा है, कृषि है, सहकारिता है, पशुपालन है, सार्वजनिक निर्माण विभाग है, माप तोल विभाग है, आबकारी विभाग है, दान विभाग है, ये सारे के सारे जो विभाग थे उनको हस्तांतरित विषयों के अंदर रखा गया था। और इन विषयों से संबंधित प्रशासन की जिम्मेदारी प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों में से नियुक्त मंत्रियों को दी गई थी। जो प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य थे उनमें जो नियुक्त मंत्री होते थे उन मंत्रियों को इन विषयों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। तो अपने कार्य के लिए मंत्री जो थे वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी थे और इनकी मंत्रियों की नियुक्ति और बर्खास्तगी का जो अधिकार था वो प्रांतीय गवर्नर को दिया गया था। तो कुल मिलाकर के ये जो विषय थे इसमें दिखने में ऐसा लगता था कि कहीं न कहीं कुछ ऐसे विषय थे जो हस्तांतरित विषयों की सूची में थे और उनमें जो भारतीय भी निर्वाचित होकर के आते थे और उन भारतीय समुदाय के जो भी निर्वाचित व्यक्ति थे उनको कहीं ना कहीं कुछ अधिकार दिखावे के लिए हमें नज़र में आते हैं। लेकिन मूल रूप से अगर हम चर्चा करें इस पूरे एक्ट पर तो कहीं ना कहीं इस एक्ट के अंदर ये दिखावे के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया रखी गई थी, लेकिन जो संपूर्ण अधिकार था, संपूर्ण जो पावर था वो ब्रिटिश वायसराय को था
और वायसराय अपनी काउंसिल के माध्यम से बहुत सारे कार्य करवाता था, और बिना काउंसिल की अनुमति के भी उसको जो वीटो पावर दिया गया था उसमें भी वो केवल और केवल ब्रिटिश हित के लिए कानून बनाता था। दूसरा जो ये द्वैध शासन प्रणाली जो प्रांतों में लागू की गई, महत्वपूर्ण बात इसमें ये है कि 1919 के अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन प्रणाली को प्रांतों में लागू किया गया था सबसे पहले, और 1935 के एक्ट में द्वैध शासन को प्रांतों के स्थान पर केंद्र में लागू किया गया था। तो इस तरीके से जहां 1919 के अधिनियम के द्वारा आरक्षित और हस्तांतरित विषयों को प्रांतों में लागू किया गया, वहीं 1935 के अधिनियम में इसको केंद्र में लागू किया गया था। तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी कि पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत 1919 के अधिनियम के द्वारा हुई थी। तो अपने बहुत हदों तक जहाँ पर मॉन्टेग्यू ने ये कहा था कि अब भारत में लोकतंत्र की स्थापना के लिए हम प्रयास करेंगे और भारतीयों के जो संवैधानिक अधिकार है उन संवैधानिक अधिकारों में भारतीयों की भागीदारी को सुनिश्चित करने का हम जो प्रयास करेंगे वो 1919 के एक्ट में आएगा। हालांकि इस अधिनियम में कोई ज़्यादा भारतीयों को अपनी मांगे रखने का और अपने अधिकार का कोई ज़्यादा उनको नहीं मिला। हालांकि अब वो बजट पर बहस कर सकते थे और वो अपनी मांगे भी रख सकते थे, लेकिन उन मांगों को मानने या न मानने का जो विशेषाधिकार दिया गया था वो गवर्नर को दिया गया था। लेकिन कहीं न कहीं इस एक्ट के अंदर जब भारत के प्रतिनिधि निर्वाचित होकर के वो केंद्रीय जो राज्य परिषद थी उसमें बैठे और केंद्रीय विधायकों में बैठे, प्रांतीय विधायकों के अंदर वो चुन करके गए और वहाँ जा कर के वो सिस्टम के अंदर गए, तो चाहे उनको बहुत बड़ी सफलता भले ही हासिल नहीं हुई हो, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जब वो मांगे रखते थे और उनका प्रकाशन होता था, समाचार पत्रों के माध्यम से उनका प्रचार और प्रसार होता था, तो भारतीयों के मन में ब्रिटिश सरकार के प्रति यानी किस प्रकार से ब्रिटेन की सरकार भारत के लिए नियम कानून बना रही है, क्या वह भारतीयों के हित में है या अहित में है, और भारतीयों को भी अवसर मिला कि वो वहाँ पर जाकर के विधायकों के अंदर जाकर के बैठे। तो उससे जो भारतीय जनमानस था, उस जनमानस में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति जो चेतना थी, वो चेतना और भी अधिक जागृत रूप में, विकसित रूप में उनके अंदर स्थापित हुई और कहीं न कहीं जो भारतीय जनमानस था वो राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर बना रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि भले ही 1919 का अधिनियम जिसमें भारतीयों के लिए कुछ विशेष प्रावधान नहीं था, जिसमें जो निर्वाचित सदस्य थे और जो मताधिकार का अधिकार था वो भी बहुत ही सीमित रखा गया था, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं इस अधिनियम के बाद में जब भारतीयों ने विधायिकाओं और विधानमंडलों में जाना प्रारंभ किया तो उन्होंने निकट से ब्रिटिश कार्य प्रणाली को देखा और उनकी कार्य प्रणाली का जो कभी किसी भी स्तर पर जैसे विरोध हुआ और वो अपनी मांगों को रखते थे, अपनी मांगों के लिए अड़ते थे, चाहे मांगे पारित की जाए या नहीं की जाए, फिर भी भारतीय जनमानस में उसकी जो है वो कहीं न कहीं भागीदारी सुनिश्चित होती थी और जनता के मन में जो ब्रिटिश शासन की जो कुरीतियाँ थी और ब्रिटिश शासन के द्वारा जो अनर्गल नियम और कानून भारतीय जनमानस और भारतीय जो क्रांतिकारी आंदोलन को दबाने के लिए पारित किए जाते थे और भारत में जो भारतीयों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के बजाय उनके जो संवैधानिक अधिकारों को छीनने का प्रयास किया जाता था, तो उस सब को जानने का जो अवसर था वो भारतीयों को मिला। तो हम कह सकते हैं निश्चित रूप में कि भले ये एक्ट अपने उद्देश्य में सफल हुआ हो या नहीं हुआ हो, लेकिन जो भारतीय जनमानस था उसके अंदर इस एक्ट ने जो भारत में चेतना जगाने का एक जो कार्य किया, वो एक इस एक्ट का कहते हैं कि एक अलग सा प्रभाव था कि जिसके कारण जब इस एक्ट का विरोध हुआ तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इस एक्ट का विरोध किया और जो क्रांतिकारी घटनाएं इस समय में हो रही थी तो क्रांतिकारियों ने भी इस एक्ट का पूर्ण विरोध किया और स्वशासन की जो मांग थी वो धीरे धीरे बल पकड़ने लगी और यही एक बात थी कि जो स्वशासन की मांग थी वो आगे जाकर के पूर्ण स्वतंत्रता की मांग में तब्दील हुई। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये आती है कि जब 1919 का अधिनियम लाया गया तो ये 1919 का जो अधिनियम था वो अधिनियम कुछ पहले ही ले आए। 1919 का जो अधिनियम था, ये अधिनियम जब पारित किया गया तो उसमें एक बात ये रखी गई थी कि इस अधिनियम के 10 वर्ष के बाद में इसकी समीक्षा की जाएगी
और इस अधिनियम की समीक्षा करके ये तय किया जाएगा कि इस अधिनियम ने किस प्रकार से जो संवैधानिक सिस्टम है उस संवैधानिक सिस्टम को भारत में स्थापित किया है और ये कहाँ तक एक्ट सफल हुआ है। तो उसके लिए आने वाले इस एक्ट के बाद के 10 वर्षों के बाद में इसकी समीक्षा की जाएगी, ये बात इसके अंदर रखी गई थी। तो कुल मिलाकर के ये जो एक्ट था वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार ने अपने हित के लिए इस एक्ट को पास किया था, लेकिन इसने भी अप्रत्यक्ष रूप से जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीयों के मन में चेतना जागृत करने का जो महत्वपूर्ण जो है कहीं न कहीं पक्ष रखा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। हम अगले वीडियो में इसके आगे के विषय पर चर्चा करेंगे।